हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट है। अब तक 2-3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ों की बात कर चुकी है, लाइक आपका आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है और मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, सीआर इक्वेशन के बारे में बात की, एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात की। इवन दो मैंने सिंगुलैरिटी के बता दिया है, टाइप्स ऑफ द सिंगुलैरिटी बता दिया, पोल बताना, पोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई टाइप की सिंगुलैरिटी है तो वो रिमूवेबल है या पोल है। इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली रेजिड्यू के बारे में। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। रेजिड्यू आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आप किसी भी टाइप के इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इंटीग्रेशन के भी काफ़ी टाइप होते हैं कि खैर उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो हमारा फुली डेडिकेटेड होगा रेजिड्यू ऑफ दी फंक्शन की। कोई फंक्शन हमारे पास है, उसका रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डेफिनेशन आपको एच के दास पे की बुक में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ रेजिड्यू की बात करें तो देखिए आपके पास एक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एफ जेड और डी जेड, ये आपका एक इंटीग्रेशन है गिवन कॉन्टूर पे, ठीक है। आपका ये कॉन्टूर कोई एक सर्कल, एलिप्स, कुछ भी ये कॉन्टूर हो सकता है, उसमें आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी अगर ये एफ जेड में नो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। नो सिंगुलर पॉइंट्स, कोई भी सिंगुलर पॉइंट अगर आपके नहीं है, मतलब अगर ये फंक्शन की सिंगुलैरिटी, कोई भी सिंगुलैरिटी इसमें नहीं है, या फिर इस कॉन्टूर के अंदर कोई भी सिंगुलर पॉइंट आपके लाई नहीं कर रहे हैं, तो फ्रॉम द कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से ये चीज़ होती है, ठीक है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से उस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका 0 के बराबर होता है। क्यों? देखो, कहने का मतलब ये, मान लो आपका ये कॉन्टूर दिया गया है, ठीक है, ये आपका कॉन्टूर है, लेकिन इस फंक्शन जो एफ जेड आपका जो फंक्शन है, मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस 2 है, ठीक है, सेंटर 0 0 पे लाई कर रहा है, तो रेडियस आपका इसमें 2 है। आपको ये सी कुछ इस तरीके से दिया है कि सी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2। अब ये क्या डिफाइन करता है, देखो, मॉड जेड माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2, ये सर्कल को डिफाइन करता है, ठीक है। इसमें इस तरह के फंक्शन आपके पास जब भी आए तो वो सर्कल को डिफाइन करेंगे, और ये जहाँ सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है, ये सेंटर होगा और ये रेडियस होगा। तो मान लीजिए हमारा जो सी फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है कि वो 2 रेडियस का आपके पास एक सर्कल है, और आपका सपोज दैट रेजिड्यू आया है, आपका जो सिंगुलर पॉइंट आया है, सपोज दैट आपका जो सिंगुलर पॉइंट्स आया है, ये कोई फंक्शन है। अभी मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू नहीं पुट अप कर रही हूँ, एज ए एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ कि ये थ्योरम में 0 वैल्यू कैसे आती है। सिंगुलर पॉइंट आपका है, क्या है सिंगुलर पॉइंट, मान लीजिए जेड इज इक्वल्स टू 3 आपका आ गया है, यहाँ पे ये आपकी इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी आई है। सपोज दैट, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ सच में इस फंक्शन में है ये नहीं कह रहे, इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए ये एक सिंगुलर पॉइंट आपके पास आया है, तो z इज इक्वल्स टू 3, आप इसमें देखिए तो z इज इक्वल्स टू 3, ये इसके आगे कहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगुलर पॉइंट आपका इस कॉन्टूर के बाहर जा रहा है, यहाँ सिंगुलर पॉइंट आ रहा है। तो जब गिवन सर्कल में या गिवन कॉन्टूर में आपका सिंगुलर पॉइंट लाई नहीं करेगा, उसके बाहर चला जाएगा, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि वो उस केस में आपका ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये थ्योरम आपकी कहलाती है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। अब मान लीजिए एफ जेड डी जेड ये एक है, अब ये 0 कब नहीं होगा, मान लीजिए अब सेकेंड केस में z इज इक्वल्स टू 1 आता है, ये दूसरा केस है, केस 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। केस 2 हमारे पास ये है कि z इज इक्वल्स टू 1 हमारा एक इसका सिंगुलर पॉइंट आ गया, तो अब ये z इज इक्वल्स टू 1 इसी कॉन्टूर में लाई करेगा, ठीक है। ये z इज इक्वल्स टू 1 इसी कॉन्टूर में लाई करेगा, तो इन दैट केस आपका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी, वो क्या आएगी, वो आएगी 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ द रेजिड्यू। ये थ्योरम आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे इंटीग्रेशन में। तो यहाँ आपका आ गया सम ऑफ द रेजिड्यू। सम ऑफ द रेजिड्यू मतलब मान लीजिए इसके 2 सिंगुलर पॉइंट आ जाते हैं, z इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, ये इसी सर्कल में लाई कर रहा है यहाँ पे, तो 2 सिंगुलर पॉइंट आ गया, तो दोनों के आपको रेजिड्यू फाइंड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपकी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी।
फिर से सम अप करते हैं। अगर कोई सिंगुलर पॉइंट आपका इस कॉन्टूर के बाहर जाएगा तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट अगर इन दैट केस आपका वो सिंगुलर पॉइंट उसी कॉन्टूर में लाई करेगा तो आप उसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे और फिर 2 पाई आयोटा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये है, इसे बोलते हैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम। ये है कॉची रेजिड्यू थ्योरम। ठीक है, अब जब यहाँ पे रेजिड्यू की बात आ गई है तो अब देखते हैं कि रेजिड्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि रेजिड्यू कैसे फाइंड किया जाता है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू। आपको मैंने सिंगुलैरिटी के बारे में बता दिया कि सिंगुलैरिटी में पोल और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, इसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी आपको पता है कि वो किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, या पोल पता है कि वो पोल है तो कितने ऑर्डर का पोल है, तो फिर आप रेजिड्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए आपके पास पोल है, ठीक है, पोल है, सिंपल पोल है, आपके पास पोल सिंपल पोल है। सिंपल पोल का मतलब पोल का ऑर्डर कितना है, 1 है। अगर आपके पास ऐसा है कि किसी पॉइंट, कोई पॉइंट है आपके पास z इज इक्वल्स टू a, ये एक सिंगुलर पॉइंट है गिवन क्वेश्चन के लिए, यहाँ इसकी a की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो z इज इक्वल्स टू a आपका एक सिंपल पोल है, ये एक सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर आपको इस z इज इक्वल्स टू a पे रेजिड्यू निकालना है तो आप रेजिड्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू a। क्या करेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू a, जो इसका सिंगुलर पॉइंट होगा वही उसकी लिमिट लगेगी, z टेंडिंग टू a z माइनस a f z जो आपका फंक्शन दिया होगा वो, और z माइनस a f z, और लिमिट इसका ये लगा देंगे। आप ये पहले मेथड सारे देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू आपको हर एक मेथड को बताएंगे कि ये किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे मेथड को लिख दे रहे हैं कि किस किस तरीके से हम रेजिड्यू को फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड ये है। अब मान लीजिए दूसरा केस आपके पास है, पोल है, पोल का ऑर्डर कितना है, n ऑर्डर का है, ठीक है, ऑर्डर n है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। इवन आप n इज इक्वल्स टू 1 सिंपल पोल के लिए भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब भी लग जाएगा, पर सिंपल पोल में हम जनरली ये वाला जल्दी से लगा देते हैं क्योंकि इससे रेजिड्यू की वैल्यू जल्दी आती है। यहाँ पे थोड़ा 1-2 स्टेप आगे आ सकता है, लेकिन मेथड ये भी लग जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका अगर रेजिड्यू निकालना है किसी पॉइंट z इज इक्वल्स टू a पे, लेकिन अब ये क्या है, ये सिंपल पोल नहीं है, या आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है 2 3 4, वो कई सारे सिंगुलर पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। कई सारे सिंगुलर पॉइंट का मतलब ये क्या है कि मतलब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू a पे आपका होगा 1/n-1 फैक्टोरियल। n क्या है आपका ऑर्डर ऑफ द पोल, ठीक है, n-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू a, ये वो पॉइंट रहेगा जहां जो पॉइंट आपका सिंगुलर पॉइंट होगा, लिमिट z टेंडिंग टू a, फिर यहाँ पे होगा d रेज टू द पावर n-1 ओवर dz की पावर n-1, यहाँ z माइनस a की पावर n fz। ये आपका होगा रेजिड्यू फॉर n ऑर्डर के लिए, n ऑर्डर पोल होगा। मान लो अगर आपका पोल का ऑर्डर कितना है, 3 है, मान लेते हैं कि पोल 3rd ऑर्डर का है, तो आपका ये n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 1/3-1 यानी कि 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू a, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव होगा, मतलब अगर आपका 3rd ऑर्डर का पोल है तो यहाँ 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, 4th ऑर्डर का पोल है तो यहाँ 3 टाइम करेंगे, मतलब उससे एक कम टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर क्या लगेगी, उतने ही वही पावर लगेगी जिस ऑर्डर का पोल है। अगर आपका 3rd ऑर्डर का पोल है तो यहाँ पे पावर 3 ही लगेगी, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया, 2 हो गया। सेकंड आपका मेथड होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज है, कोई फंक्शन है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो आपका रेजिड्यू उस पर देखना है। तो z इज इक्वल्स टू a पे आप रेजिड्यू देख रहे हो, और अगर आप उस फंक्शन को एक्सपेंड कर पा रहे हो, तो अगर उस फंक्शन में 1/t का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ 1/t आपका रेजिड्यू को बताएगा। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है ऐसा, और उसको आप एक्सपेंड करने के बाद वहां पे आप देखिए कि 1/t का कोफिशिएंट क्या है, तो वो आपके रेजिड्यू को बताएगा। जो भी कोफिशिएंट होगा, मान लो आपके पास आता है 2/t, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 समझिए तो 1/t, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे रेजिड्यू सिंपली आ जाता है 2। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है आपका रेजिड्यू को फाइंड करने का। समटाइम्स हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। आप उस फंक्शन को एक्सपेंड कर पा रहे हो बाइनोमियली किसी भी तरीके से, अगर वो फंक्शन ऐसा है कि उसको हम एक्सपेंड करके लिख पा रहे हैं, तो वहां पे 1/t का कोफिशिएंट हम देखेंगे, जो उसका कोफिशिएंट होगा वही हमारा रेजिड्यू होगा।
तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन को लिया है। इन 3 क्वेश्चन के थ्रू हम आपको रेजिड्यू को फाइंड करना बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो आपके पास क्या दिया है, एफ जेड इज इक्वल्स टू आपके पास ये है और आपको इसका रेजिड्यू फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ये आपका कॉस है और ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब जिस फंक्शन को हम एक्सपेंड कर पा रहे हैं उसे हमें एक्सपेंड कर लेना चाहिए। तो इसको आप एफ जेड इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या बनेगा, जेड, और कॉस जेड का एक्सपेंशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि क्या होगा, 1 माइनस 1/z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1/z के टर्म में एक्सपेंड हो रहा है। अगर z होता तो z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 हो जाता, फैक्टोरियल 2 प्लस 1/z की पावर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, 1/z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/z स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/z की पावर 4 फैक्टोरियल 4, और अगर ये वाला z अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये होगा z माइनस, ये एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा, 1/z इंटू अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस 1/z क्यूब फैक्टोरियल 4, और आगे ऐसे चलता जाएगा। अब हमने क्या कहा कि रेजिड्यू आपको फाइंड करने में 1/z का कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ आपको दिख रहा है 1/z का कोफिशिएंट क्या है, -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z आपका क्या है, -1 2, यानी कि -1/2। तो ये जो फंक्शन आपका है z cos 1/z, इसका आपका रेजिड्यू क्या आ गया, -1/2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका रेजिड्यू हो जाएगा। तो सिंपल है, जब आपको पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है जिसे आप एक्सपेंड कर पा रहे हो तो आप उसे एक्सपेंड करिए, उसका 1/z का कोफिशिएंट देख लीजिए, आपको उसका रेजिड्यू मिल जाएगा। अब इस फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन आपका एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्सपेंड मतलब इसे करना मुश्किल है, तो हम सिंपली कर लेते हैं कि पहले इसका सिंगुलर पॉइंट देख लेते हैं। z-1 डिनोमिनेटर को 0 करिए तो आपको z इज इक्वल्स टू 1, आपका एक सिंगुलर पॉइंट मिल गया। ये क्या हो गया, आपका सिंगुलैरिटी हो गई। और ये सिंगुलैरिटी कैसी है, ये सिंपल पोल है। ठीक है, आपको रेजिड्यू में ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एसेंशियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आपको बस अगर कोई पोल आ रहा है तो वो कितने ऑर्डर का, कोई सिंगुलर पॉइंट आएगा तो वो आपका डेफिनेटली पोल होगा, और वो कितने ऑर्डर का पोल होगा ये पता चलेगा। ठीक है, अब ये है आपका z इज इक्वल्स टू 1, ये सिंपल पोल है। ठीक है, मैंने सिंगुलैरिटी का लेक्चर लास्ट वीडियो में ले लिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो ये इस क्वेश्चन में ये सिंपल पोल है। सिंपल पोल के लिए मैंने क्या कहा कि आपका रेजिड्यू निकालना है, तो लिमिट z टेंडिंग टू 1, मैंने क्या बताया था कि सिंपल पोल में अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, लिमिट z टेंडिंग टू a, जिस पॉइंट पे उसका सिंगुलर पॉइंट है, और ये होता है z माइनस a एफ जेड। ये कहा था रेजिड्यू निकालने में, तो ये z माइनस a हमारा क्या है, जो सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि z माइनस 1, और एफ जेड यानी कि क्या है, z अपॉन z माइनस 1। यहाँ से देखेंगे ये सी कट गया, और आपका z की वैल्यू अगर आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ z है, z इज इक्वल्स टू 1 रखिए, तो आपका ये आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो रेजिड्यू आपका इस फंक्शन का आ गया 1। होप सो आपको समझ में आया हो कि ये जो फंक्शन है इसका सिंगुलर पॉइंट निकाला, फिर फॉर्मूले को रिकॉल किया कि सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, उसे अप्लाई किया, लिमिट की वैल्यू रख दी, आपको रेजिड्यू की वैल्यू मिल गई। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे भी आप क्या करिए, सबसे पहले सिंगुलैरिटी निकालिए, सिंगुलर पॉइंट निकालिए। तो सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, तो z माइनस 1 का स्क्वायर z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहाँ हमको दिखा z इसको 0 करेंगे तो z इज इक्वल्स टू 1, 1 2 बार आएगा, तो ये क्या है, डबल पोल है। ठीक है, डबल पोल यानी कि ऑर्डर कितना है पोल का, 2 है, इस पोल का ऑर्डर 2 है। और अगर इसको देखेंगे तो z इक्वल्स टू -2, ये सिंपल पोल है। तो इसी क्वेश्चन में आपको 3 सिंगुलैरिटी दिखी। मेन चीज आपकी सिंगुलैरिटी 2 ही है, 1 और -2, लेकिन 1 क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये आपका पोल का ऑर्डर 2 है, और ये एक बार है इसलिए आपकी पोल का ऑर्डर 1 है। तो सबसे पहले हम पोल ऑफ ऑर्डर 2 निकाल लेते हैं। तो n ऑर्डर के पोल के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर n ऑर्डर का पोल है तो लिमिट z टेंडिंग टू a 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल dn माइनस 1 अपॉन dz की पावर n माइनस 1, यहाँ क्या लिखेंगे z माइनस 1 की पावर n एफ जेड। ये चीज मैंने बताई। सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाइए कि आपका क्या, ये तो फॉर्मूला आपका बता दिया। अब z इज इक्वल्स टू 1 के लिए, फॉर z इज इक्वल्स टू 1,
मैंने बताया कि ये क्या है, डबल पोल है। तो डबल पोल के लिए क्या लगेगा, आप लिमिट z टेंडिंग टू a यानी कि z टेंडिंग टू 1 अपॉन n मतलब ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, डबल पोल है यानी ऑर्डर 2 है, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ d 2 माइनस 1 यानी कि 1 बाई डी जेड 1, और यहाँ पे z माइनस ये a होगा, ठीक है, जो सिंगुलर पॉइंट होगा वही। तो z माइनस ई सिंगुलर पॉइंट क्या है 1, तो z माइनस 1 की पावर n, और एफ जेड आपका क्या है, एफ जेड आपके पास है फंक्शन क्या है, ये जेड स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पे ये 2 और ये जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का स्क्वायर जेड प्लस 2। अब यहाँ से देखेंगे ये सी ए टर्म कट गया, तो आपके पास आया ये सिंपली 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल 1 ही वैल्यू देगा, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू 1, इसका आ जाएगा d ओवर डी जेड, और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2। अब इसका एक बार डेरिवेटिव आप लीजिए, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग टू 1, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2z माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 1 आएगा अपॉन z प्लस 2 का स्क्वायर। सिंपली आपका ये क्या है, फॉर्मूला लगा यहाँ पे दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। अब यहाँ पे क्या है, आप इस लिमिट को वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जब 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 3 3 3 जा 9, ये आया, तो 6 में से 1 गया 5 बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो z इज इक्वल्स टू 1 इसका एक पोल आया था, उस पोल ऑफ ऑर्डर 2 आया था, उसका रेजिड्यू हमने कैलकुलेट किया, तो 5 बाई 9 उसका रेजिड्यू आया है। ये हमारा सीरीज एक्सपेंशन से मुश्किल था, मतलब इसमें आपको फिर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लगाना पड़ता, वो अभी हम नहीं बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इसका फॉर्मूला से हमने रेजिड्यू कैलकुलेट किया, 5 बाई 9 आया। अब अगर z इज इक्वल्स टू 2 का भी आपको रेजिड्यू निकालना है तो ये तो सिंपल पोल है, और सिंपल पोल के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है z माइनस ए और एफ जेड। तो अगर आप इसका इसी में आप रख दीजिए तो आपका आई थिंक वैल्यू आनी चाहिए 4 बाई 9, देखते हैं। तो इसमें अगर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा जेड स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, और नीचे जेड माइनस 1 का स्क्वायर यानी जेड के स्थान पे आप क्या रखेंगे -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ऊपर 4 और नीचे 9, तो आई थिंक इसके लिए आपकी वैल्यू 4 बाई 9 आनी चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या ये सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। कैलकुलेट ऐसे ही होगा, ये सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला बता दिया है। तो 1 2 3 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको रेजिड्यू को बताया, कुछ 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपके पास काफ़ी डाउट होगा जो कि क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 3 है, z इज इक्वल्स टू आयोटा पे आपको इसका रेजिड्यू निकालना है। इसके दो आपके सिमिलर पॉइंट आएंगे, z इज इक्वल्स टू आयोटा और माइनस आयोटा, तो हमें माइनस आयोटा पे नहीं निकालना है, आप होमवर्क में माइनस आयोटा का निकाल के मुझे बता सकते हैं, लेकिन z इज इक्वल्स टू आयोटा पे हम बता देते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। z इज इक्वल्स टू आयोटा कैसे आ रहा है, रेजिड्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका सिंगुलर पॉइंट निकालना है। तो सिंगुलर पॉइंट कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर को 0 करिए, जेड स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें मिला -1, अब यहाँ से मिलेगा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। और ये दोनों का ही क्या होगा, अब पावर 3 लगी है तो ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। ये पोल है, इस पोल का ऑर्डर 3 है, तो हमें कैलकुलेट करना है, हमारे पास दो सिंगुलैरिटी आई, जेड इज इक्वल्स टू प्लस आयोटा और जेड इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इस पे हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि इस पे सिंगुलैरिटी, इस सिंगुलैरिटी पे कैलकुलेट करेंगे तो रेजिड्यू कितना आएगा। इस पे आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि इसका रेजिड्यू कितना आने वाला है, ठीक है। अब इस पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं फॉर जेड इज इक्वल्स टू आयोटा। देखो यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, कितना है, ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है कि ऑर्डर 3 के लिए फॉर ऑर्डर 3, ऑर्डर n के लिए हमने बता रखा है 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे रेजिड्यू आपका हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1, n क्या है 3, तो 3 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 2, और d रेज टू द पावर, यहाँ पे लिमिट लगाइए,
लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, क्योंकि आयोटा पे हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं तो z टेंडिंग टू आयोटा dn-1 यानी कि 2/dz2, और यहाँ पे लिखेंगे z माइनस आयोटा की पावर 3, और यहाँ पे लिखेंगे fz यानी कि हमारा कितना है, fz है 1/z² प्लस 1 की पावर 3। ये कैसे लिखा गया है, ये पोल का मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, n ऑर्डर का पोल है, तो हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं 1/n-1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू a, और यहाँ पे d रेज टू द पावर n-1 dz की पावर n-1 z माइनस a की पावर n fz। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ रखा है। n की वैल्यू आप 3 रख दीजिए तो आपका यही आंसर आता चला जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, a हमारा सिंगुलर पॉइंट है, यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट हमारा आयोटा है, तो a की जगह पे हमने आयोटा को रख दिया और n की जगह पे आप 3 को रख दीजिए, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का पोल है, तो आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, और ये d2/d2z ये है dz², और ये z माइनस आयोटा का क्यूब। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए z² प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1/z माइनस आयोटा और z प्लस आयोटा इसका क्यूब। ठीक, क्योंकि z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा वो आएगा इतना ही, z² प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये क्या होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b², तो a² यानी कि z² माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि वो -1 देता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो आएगा इतना ही आंसर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पावर 3, तो इस वाले पावर 3 को तो ये कैंसिल आउट कर देगा, ये बचेगा ये वाले पावर के साथ, तो 1/2 फैक्टोरियल यानी 1/2 लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा d2/dz², और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/z प्लस आयोटा का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव इसका लेना है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1/2 लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, एक बार ले लेते हैं, तो एक बार जब लेंगे तो इसका क्या आएगा 3/z प्लस आयोटा की पावर 4 -3/z प्लस आयोटा की पावर 4। ठीक है, अब इसका एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि 2 बार है, तो ये आ जाएगा 1/2। होप सो डेरिवेटिव लेना आपको आता होगा, माइनस पावर जाएगी, एक पावर यहाँ बढ़ जाएगी, तो फिर ये वाली पावर माइनस के साथ ऊपर जाएगी, तो आपके पास आएगा लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाई -4, क्योंकि ये पावर माइनस के साथ ऊपर गई, यहाँ पे एक पावर बढ़ गई, तो z प्लस आयोटा की पावर 5। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है और आपका रेजिड्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा 3/4 12, तो 12 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 12/z प्लस आयोटा की पावर 5। अब यहाँ z की जगह पे आयोटा रखिए तो आयोटा की पावर 5 आएगा। अब आयोटा की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 12, और आयोटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तब आयोटा की पावर 5 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से आप इसको 2 1 2 और 2 6 12 काट दीजिए, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 6/, यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक चीज मैं मिस कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने आयोटा रखा, तो आयोटा की पावर 5 तो होगा, लेकिन 2 भी तो आएगा, आयोटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा की पावर 5, तो यहाँ 2 की पावर 5 मिस हो गया, 2 की पावर 5। तो अब 2 की पावर 5 ये कैसे आया, होप से समझ में आया हो। यहाँ पे हमने आयोटा की वैल्यू पुट करी, तो आयोटा प्लस आयोटा की पावर 5, तो ये हो जाएगा आयोटा 2 आयोटा और इसकी होल पावर 5, तो 2 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5 को हमने लिख दिया आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। अब ये वैल्यू तो 1 हो जाती है, और नीचे आ गया आपका, ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, 32 आयोटा। तो अब यहाँ से फिर से कट कर दीजिए, यहाँ के आप 3 से अगर कट करेंगे तो कितना 2 से कट करिए, 2 3 जा 6 और ये आ गया 16, तो 3/16 आयोटा, और अगर आयोटा को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं 3 आयोटा
माइनस का अपॉन 16। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास था इसका रेजिड्यू आपके पास आ गया माइनस 3 आयोटा अपॉन 16, माइनस 3 आयोटा अपॉन 16। z इज इक्वल्स टू आयोटा पे। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा पे इसका आंसर कितना आता है। तो ये क्वेश्चन के थ्रू हमने बताया कि रेजिड्यू क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको पता चलेगा जो मुझे इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने को दिया जाता है कि डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, उस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कितने टाइप के इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने को दे सकते हैं, हाफ कॉन्टूर वाला भी और साइन कोसाइन वाला भी, कब इस सब्स्टिट्यूशन करना होता है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में डिफरेंट टाइप की वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन के साथ। उसमें भी रेजिड्यू का ही काम है, आपको पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस 2 पाई मतलब ये जो रेजिड्यू आपने निकाला वो रेजिड्यू तो आपको क्वेश्चन में निकालना ही होगा। इसी तरह का आपको फंक्शन दिया जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया जाएगा, आपको रेजिड्यू वैसे ही निकालना है, बस इंटीग्रेशन में वो 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।